हम पहले 34 हो गए। 40 थे, बट वी आर ऑलमोस्ट एट द होल स्ट्रेंथ, तो वी कैन स्टार्ट। किसने क्वेश्चन पूछा था ये? श्रेयासी दी। श्रेयसी। ओके श्रेयसी, सॉरी मेरा नेटवर्क आ जा रहा था तो पार्शियली क्वेश्चन सुना, सो अगर मैंने ठीक से नहीं समझा तो मुझे बता देना। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल, सपोज आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, लेकिन आपके इन-लॉज ने आपको बोला कि ये जॉब तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो आप खुशी से जॉब नहीं छोड़ रहे। फर्स्ट थिंग, मतलब आपने अगर ये फोर्सिबली जो बात बोल रहे थे, मतलब आपने फोर्सिबली समझाया कि मेरे इन-लॉज की खुशी में मेरी खुशी है, फिर भी इट डज, यही क्वेश्चन था ना? हाँ। ओके, अब ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये चीज दिल से आनी होती है कि एग्जैक्टली हाँ, तो आपके इन-लॉज की खुशी में आपकी खुशी इसमें नहीं है। बट अब इसको हम रिवर्स साइकोलॉजी करके देखें, तो अगर आपके इन-लॉज खुश नहीं हैं, तो क्या वो आपको खुश रहने देंगे? नेवर। नहीं, करेक्ट। तो फिर से अगर आप दूसरे एंगल से देखा तो खुशी तो आपकी ही है, समझ रहे हो? मतलब आप विलिंगली एक्सेप्ट करो या नॉन विलिंग, आप फाइनली, लेकिन आपकी खुशी फोकस में है। मतलब अगर आप इस चीज को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं करते हो कि नहीं, इसमें मेरी खुशी नहीं थी, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन अगर आप जॉब नहीं छोड़ते तो क्या आप खुश रहते? क्योंकि आपके इन-लॉज खुश नहीं रहते तो घर का माहौल खराब रहता, घर का माहौल खराब रहता तो वैसे भी आप खुश नहीं रहते। तो फिर बट इट्स अ बिग सैक्रिफाइस in that point of. Okay, are you capable enough not to sacrifice? If you are capable enough, don't, because हम यहाँ किसी को खुश नहीं कर सकते। Correct. फर्स्ट थिंग, हमने जन्म भी नहीं लिया सबको खुश करने के लिए। कहीं पर भी भगवत गीता में ये नहीं लिखा है कि तुम सबको खुश करो, कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, बिकॉज इट्स अ मिथ। सबको खुश करना इज अ मिथ, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, तो सबको खुश करने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि आप 99 चीजें सही करोगे, एक चीज गलत कर दोगे, आपकी सारे 99 चीजें भुला दी जाएगी, वो नाराज हो जाएंगे। सो प्रायोरिटी क्या करना है? प्रायोरिटी इज टू बी राइट। इट्स नॉट, प्रायोरिटी इज नॉट टू बी हैप्पी। इफ यू आर राइट, इफ यू आर अलाइंड विद यूनिवर्स, अगर आपका थॉट यूनिवर्स के थॉट के साथ अलाइन होता है तो आप खुश रहोगे ही। अगर आपका थॉट यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं होता है, फिर चाहे उसमें कितनी भी आपको खुशी मिल रही हो, वो खुशी आपको टेम्पररी होगी, इट विल नॉट बी परमानेंट। तो अगर इन-लॉज कहते हैं कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, आप में औकात है, कैपेसिटी है बोलने की कि नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, एट द सेम टाइम मैं घर का भी सब कुछ संभाल लूंगी, या वी विल कीप अ मेड, एक मेड रखा जाएगा, हेल्पर रखा जाएगा, व्हाटएवर, तो यू डोंट डू इट, मत करो आप। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब अगर आप पूरी तरह से वीक हो और डिपेंडेंट हो, तो फिर उस तक मत करो। तो इनडायरेक्टली आप जो बोल रहे हो कि अ बिग सैक्रिफाइस, इट्स नॉट अ बिग सैक्रिफाइस। आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव है तो गो अहेड ना, बट अल्टरनेटिव नहीं है तो मतलब आप अपनी ही खुशी देख रहे हो ना, क्योंकि आपकी खुशी भंग हो जाएगी। तो क्लियर हुआ? या मैम, क्लियर। हाँ मैम मत बोलो, दीदी बोलो। टीचर नहीं। ठीक है माँ, ठीक है। देखो एक चीज आप सब लोग समझो, फाइनली ये सारे थॉट्स का ही खेल है, और अपने दिमाग को किस तरह हम ट्रेन करते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटे बच्चे जैसा होता है, उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, उसको किस तरह हम ट्रेन करते हैं, सो दैट हमारी खुशी एकदम बनी रहे। और सिर्फ दिमाग को बुद्धू बनाना पड़ता है कहीं कहीं पे। अगर आप कंटिन्यूसली अपने दिमाग को बोलो उसके कारण मैंने ये छोड़ा, आपका दिमाग आपको पागल कर देगा। क्यों? 2-3 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल अपने हस्बैंड के लिए आपने जॉब छोड़ा, आफ्टर 4 or 5 years आपके हस्बैंड आपसे खुश नहीं है, चिड़चिड़ कर रहे हैं, और आप उनको हर दिन ताना मारते हो कि आपके लिए मैंने ये किया, आपके लिए मैंने वो किया। शांति बनी रहेगी क्या? ना आप में बनी रहेगी, ना हस्बैंड में बनी रहेगी। आपका रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो जाएगा, आपका करियर तो हो ही गया स्पॉइल, आपका रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो जाएगा। सो नेवर एवर डू सच थिंग्स, ठीक है?
एहसान तो जताना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कर्म। अगर आपका कर्मा में है कि आपका जॉब टिका रहे, तो फिर आपके जॉब पे टिके रहने के चांसेस बहुत होंगे, प्रोवाइडेड आप राइट स्टेप्स लो, प्रोवाइडेड यू आर इंडिपेंडेंट, प्रोवाइडेड यू आर स्ट्रांग। आप अपने लिए स्टैंड करने की हिम्मत रखते हो तो अपने लिए स्टैंड करो। लेकिन जहां आपका कैपेसिटी ही नहीं है कि आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हो, क्यों उछल कूद करना, क्यों सर्कस करके पूरा भंग करना शांति। तो पहले अपनी कैपेसिटी को समझना जरूरी, पहले खुद को जानना जरूरी है, देन यू कैन टेक द स्टेप। क्लियर सबको? कोई और क्वेश्चन है? मेघना, व्हाट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली? मेघना का एक क्वेश्चन। कौन मेरा बोलेगा? क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मेरे को बोले तो कि मैंने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, तो हाँ, तो तब उनको ये वाला BG 18 सुना देना। वो सुनने ही तैयार नहीं। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बोले कि मैंने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, तो बोलना आई अप्रिशिएट इट, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, आपने किया, आपने जो मेरे लिए किया मैं उसको हमेशा याद रखूंगी, और आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। बिल्कुल उसको ड्यू रिस्पेक्ट देना है। लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है। आप स्मार्ट हो ना, आप कर रहे हो ना स्पिरिचुअलिटी। हाँ, देखो वो हाँ। इंसान बोल कर देखो, कब एक इंसान ऐसा बोलता है जब उस इंसान को फील होता है कि उसकी उतनी कदर नहीं हो रही है, जब उसको लगता है उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी माँ आपसे ऐसा बोले कि मैंने तेरे लिए इतना किया और तू देख कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं शी इज हर्ट, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि आप उनकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो इसे रिपीटेड स्टेटमेंट्स बोल बोलकर अपनी कदर बढ़ाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको समझना होगा कि इंसान क्यों ऐसा बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो डिप्राइव्ड है ऑफ द रिस्पेक्ट, द अप्रिसिएशन एंड द एक्नॉलेजमेंट, और इसी वजह से वो आपको रिपीटेड ये बोलकर वो पाने की कोशिश करी। तो दे दो उनको वो एक्नॉलेजमेंट, बोल दो कि हाँ मम्मा आई एम सो थैंकफुल टू यू। बाकी मदर्स ऐसा करते भी नहीं है, आपने किया एंड आई एम सो थैंकफुल, कि आई एम सो लकी टू हैव अ मदर लाइक यू। क्या गलत है इसमें, क्या बुरा है इसमें? हाँ, बहुत अच्छा है ये तो। थैंक यू माता, थैंक यू Okay. सो मच। और किसको क्या क्वेश्चन है? Ma, I had a question. So I understand what you said, but this is possible when we have awareness. But imagine the situation where you didn't have awareness, a certain decision or whatever factors made you make a certain decision, and much later on you developed awareness, maybe not necessarily spiritual awareness. You realize whatever decision was taken was wrong, and when you stand up for your rights, it's going to cause hell, and it did cause hell. But you mentioned a line which is in alignment with the universe. And how do you, I mean, at that point, how do you understand whether you're in alignment with the universe or not? Because on one hand, I'm standing up for what I believe was, what happened is not right. I know that from deep inside. But on the other hand, what I'm standing for impacts a lot of lives and causes problems. So it's a huge dilemma in that case. And I'm not the only one in this situation. I'm sure there are so many others in this kind of situation. You have to do what is right, what you feel is right at that point of time. Okay. Even जब if it आप causes तब a lot सवेरा। of... Yes, right is right, no matter what. For example, later on you realize that it was nothing, but at that particular moment, whatever the situation was, whatever the knowledge you had, the amount of soul strength you had, considering all those factors, you thought this decision was correct. So give yourself benefit of doubt and move on. It's fine. This is your life. I understand there are many people who are attached to you. There are many people whose lives may be impacted because of you. But try to understand one thing. Everybody deserves only as per their karma. So if they deserve a certain amount of pain, they will get it no matter how much you try to save them. And finally, spirit has everything in control. So if they do not deserve pain from you, they will not get it no matter how much ever you try to give them pain. So keep your thoughts very clear. Do not feel you are a doer. You are not a doer, because whenever we get into a doer mode, that is when we think that we can impact something to a great extent. That is an illusion. That is a deep attachment with ourselves. Okay, that is moha. Basically, what God says is,
I have everything under control and I'm giving you minute independence. But this does not mean that I will allow you to inflict pain on anybody who does not deserve it. So if your decision causes pain to someone, you are just a channel. If the person deserved it, he will get it either from you or from someone else. For example, just consider, for example, you want to get out of marriage. You think the marriage is not going great, and if you go for a divorce, your family may not be happy about it. Now, to make your family happy, you will make yourself unhappy. Now, anyway, if you're unhappy, your family will become unhappy either today or tomorrow. So it will not serve the purpose. But there may be a case that if you are getting out of marriage, later on your family realizes, and then everybody is stable and happy. So do the right thing. Always do the right thing. And what I do in my life, I'll tell you. If I'm confused about a decision, I invoke. I say the prayers. And I say, God, I'm surrendering myself to you completely. Krishna, I'm surrendering myself to you completely. You are the driver of my life. Please sit on the driver's seat and drive my life. Just do whatever is right for me. I'm also surrendering the minute independence you have given to me. So I surrender everything. And then I do it, and then I do not repent, because right or wrong, I tell myself I will face the result. I will face the situation. So you have to have that much confidence in yourself. And anyway, अगर कुछ गड़बड़ होता है बाद में, forgiveness साधना है ना? Why do worry so much? ब्लेस करना, फॉरगिव करना, चैंटिंग डोनेट करना है, इतना लोड नहीं लेना है. हम परफेक्ट नहीं, वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, वी ऑल आर लर्निंग, राइट? वी ऑल आर ग्रोइंग. So don't take so much load on yourself. You do whatever you feel is right as per the universe, and then if something goes wrong, we will do forgiveness, we'll donate chanting, we will bless them. हो गया. Yeah, chill. Great, thanks. Okay, any more questions? Basically, that means, Ma, that don't worry so much. And if you are doing anything in your life, even though if you are not having that kind of consciousness, even before like I joined today, so before that, whatever action I was taking, maybe it has harmed someone, or maybe some impact must be there, negative or positive. But if I am correct, if I feel that decision is correct, then I should move on regardless of the the impactness of. Yes, and if we are wrong, for example, now after hearing Bhagavad Gita sessions, many people must have realized that yeah, we were wrong. Then at that particular moment itself, you have to do forgiveness sadhana. That moment itself, you have to actually from your heart repent and ask for forgiveness, and then try to do whatever good you can do for that person. But till you think it is okay, anyway, you cannot do anything, right? If you think you're right, then you're right. It's okay. See, we all are. If you have seen my Dard Se Chutti part 3 video, I have shown a ladder. Okay, so I'll speak in Hindi because सबको यहाँ पे English समझ में नहीं आती. ठीक मैम, ठीक. So दर्द से छुट्टी वीडियो में मैंने एक सीढ़ी दिखाई है और मैंने एक आम का पेड़ दिखाया है. तो जो नीचे के स्टेप्स पे है सीढ़ी के, उसको नीचे वाले आम दिखेंगे, जो ऊपर है उसको ऊपर वाले आम दिखेंगे और शायद नीचे वाले. लेकिन जो नीचे सीढ़ी पे खड़ा है, पायदान पे खड़ा है, उसको ऊपर के आम दिखेंगे ही नहीं. तो हम सब लोग अलग अलग पायदान पे खड़े हुए हैं. तो हमें क्या है, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी उतना हमको दिखने लगेगा, हमारा परसेप्शन बढ़ेगा, हमारा विजन बढ़ेगा, हमको उतनी चीजें समझ में आएगी. लेकिन जैसे KG1 के बच्चे को इक्वेशन समझ में नहीं आएगा, उसको पहले नंबर सीखना होगा, फिर उसको एडिशन सीखना होगा, मल्टीप्लिकेशन सीखना होगा, उसके बाद उसको इक्वेशन समझ में आएगा. तो हम अभी से खुद को इस बात से डांट नहीं सकते कि हमको इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा, हम गलत हैं. जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होंगी. हाँ, इतना हमारे जी आप बोलो. एक चीज और है मेरे साथ, ये है ना, मैं माँ की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत, मुझे लगता है कि जो गलत है उसके लिए तुरंत मैं मतलब आई स्टैंड फॉर दैट पर्सन. मे बी
आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी ऐसी फील होने लगती है कभी कभी, सब कहते हैं तुम बहुत नेता टाइप वाली हरकत मत करो, बिकॉज इवेंचुअली इट विल फॉल अपॉन यू ओनली। सो मतलब तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी तो डोंट स्टैंड, तुरंत मत करो। अगर कोई चीज गलत लगती है मैं तो तुरंत स्ट्रांगली मैं बोलती हूँ, बट कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि किसी और को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट किसी को फर्क पड़ता है कि नहीं। एक देखो, अभी जब तुम देख रही हो तुम्हारा सिंगल डायमेंशन व्यू है, तुम्हारा जैसे जैसे तुम स्पिरिचुअलिटी करोगे तुम्हारा मल्टीपल डायमेंशन व्यू होगा। जब मैं पहले मतलब 15-20 साल पहले मेरा विजन कैसा होता था, मेरे सिर्फ 2 रास्ते होते थे, सही या गलत, मेरे लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्पिरिचुअली ग्रो किया मुझे समझा कि एक बीच का रास्ता है। मैंने एक पोस्ट लगाया था कि दे चोज देयर रॉन्ग, मतलब एक इंसान के पास हमेशा राइट और रॉन्ग में ऑप्शन नहीं होता। कभी कभी एक इंसान के पास ऑप्शन होता है कि वर्स या वर्स्ट। कोई बच्चा सपोज झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है, उसे भूख लगी है, वो गरीब है, मतलब उसके माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, अब उसके सामने खाना है, अब वो या तो चोरी करके खा ले या वो मर जाए, तो उसके पास गुड ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास ऑप्शन है वर्स या वर्स्ट। उसमें से उसने वर्स ऑप्शन चूज किया, हम उससे कैसे गलत बोल सकते हैं? तो हम लोगों का जब तक परसेप्शन मतलब मल्टी डायमेंशनल व्यू नहीं बन जाता है, हमको जज नहीं करना चाहिए। मैं तो सीधा बोलती हूँ, जज करना बंद करो। जो इंसान कुछ कर रहा है उसके पीछे उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम कौन होते हैं? हम जो कार्मिक बोर्ड बैठा है ऊपर शनिदेव का, लेट देम जज। हमको उस समय शांत रहना है। हाँ, अगर आपके सामने कोई रेप कर रहा है तो पता है आपको क्या करना है, तब उस समय आपको इतना सब सोचना नहीं। लेकिन अगर कोई अपना व्यू प्रकट कर रहा है तो वो उसके संस्कार, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके नॉलेज के हिसाब से कर रहा है। हर चीज में इंटरफेयर करना जरूरी नहीं। हम यहाँ सबको सुधारने नहीं आए, हम यहाँ खुद को सुधारने आए हैं। सो बेस्ट है खुद पे फोकस करके खुद के ग्रोथ पे उसको ध्यान दो। नेतागिरी सच में नहीं करनी चाहिए। बट मैम अनजस्टिस भी तो कितना कोई देख सकता है। अगर कभी कभी मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि ये बहुत गलत हो रहा है तो फिर गलत किसके साथ हो रहा है? तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या किसी और के साथ? नहीं, मतलब मैं तो झेल ही रही हूँ। जैसे मैं अगर अपने ऑफिस की बात करूँ तो कलेक्टिवली अगर पूरी टीम झेल रही है किसी एक पर्सन की वजह से, एंड नोबडी इज रेजिंग अ पॉइंट, सो आई मेक श्योर टू एस्केलेट दैट इशू। मतलब उस चीज को मैं थोड़ा बढ़ा के मतलब बताती हूँ उस चीज को सबके, क्योंकि सबको बहुत परेशानी हो रही थी। अभी हाल फिलहाल इंसिडेंट हुआ था। सुनो लेट्स टेक इट अप। सबको परेशानी हो रही, सब चुपचाप हैं, तुमने रेस किया, हाँ डर के मारे। अब अगर तुम्हारे रेस करने की वजह से सबकी नौकरी चली जाती है, वो सब लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे कि गाली देंगे? नहीं, गाली नौकरी तो नहीं जाएगी। नहीं, हाउ कैन यू बी श्योर? सपोज एक हाँ, कुछ मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ। तुम्हें जो लग रहा है कि तुम सबका वो करके जो सामने वो कर रही हो, क्यों उनका मुंह नहीं है? उनका मुंह नहीं, डरते हैं माइट बी। आप म्यूट हो गए हो। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको एम्पावर करो। तुम उन्हें बोलो कि तुम अपनी परेशानी तुम देखो मैं ये सब कर चुकी हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो लोग सहते हैं ना, उनका सेल्फ लव में 0 रहता है या वेरी लो रहता है। उन्हें लगता है कि बस सहन करके साइड कट मार के निकल जाओ। उनको तुम हेल्प करने जाओगे ना, अगर उनका नुकसान हो जाता है तुमसे नफरत करने लगेंगे। करेक्ट। अभी तुमने ये फेस नहीं किया, तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया, बाद में करोगे। मैं ऐसे ही अन्याय के अगेंस्ट खड़ी होने वाली लड़की हूँ। मैं गलत टॉलरेट नहीं कर सकती, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया हर एक इंसान अपने कर्मा के हिसाब से सफर करता है, और उसके बीच में भी मैं आऊं तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हाँ, ऑफ कोर्स अगर मेरे सामने कुछ गलत होता है तो मैं उसको डेफिनेटली बोलती हूँ, उसको मैं आउट ऑफ फॉरगिवनेस बुलाती हूँ, लेकिन हर चीज में नहीं। क्योंकि उनका भी अगर वो सफर कर रहे हैं तो उन्हें एम्पावर करो। देखो मैं तुम सबको एम्पावर कर रही हूँ कि यू डू द राइट थिंग, यू टेक द राइट स्टेप। मैं तुम लोगों को लेकर अगर मैं लड़ूं तो आज अगर फॉर एग्जांपल मैं जस्ट बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे केस हुए इसमें हस्बैंड वाइफ को पीट रहा था,
मारता था, उसको बाल पकड़कर निकाल दिया घर से, सब कुछ हुआ, स्टूल फेंक कर मारा। हमारे ग्रुप की लड़की थी। आई इंटरफियर्ड। मैंने बोला नहीं, दिस इज नॉट राइट, तुम ऐसे मार नहीं खा सकती हो, जबकि वो लड़की 20 साल से मार खा रही थी। आई टुक अ स्टैंड, नहीं तुम आओ मेरे पास, यहाँ पे नौकरी करो, सब कुछ करो। फाइनली क्या हुआ? फाइनली हस्बैंड ने और ये सब ने प्रेशर डाला और थोड़ा सा अच्छे से बात कर लिया। वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई हस्बैंड के पास, और मुझे बोला गया कि मैं घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सो बी वेरी केयरफुल। मैं ये सब भुगत चुकी हूँ, अपने हाथ जला चुकी हूँ। जी तो मैम, मैं इस ध्यान सब रखूंगी। परेशान सबके उसमें जम। ठीक ठीक मैम। बेसिकली अपना Thank you. अपना अपने आप के जब लोग अपने आप को सुधारने लगेंगे, दैट वुड बी योर विन। तुम्हें देख के लोग हिम्मत करने लगेंगे। दैट इज हाउ यू विल विन। समझे? ठीक मैम। ठीक है। हाँ भैया, आप चला दीजिए ऑडियो। मैंने क्या समझाया था? फर्स्ट थिंग इज डिटैचमेंट। मैं अभी जो बीजी सेशन बनाने वाली हूँ, मुझे उसमें आप सबको सिखाना होगा डिटैचमेंट विद सेल्फ। अब तक मैंने आप लोगों को क्या सिखाया? डिटैचमेंट विद अदर्स। अब मुझे सिखाना है आप लोगों को डिटैचमेंट विद सेल्फ। इसका कंसेप्ट समझो। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, मतलब हमें दिख रहा है ये इंसान गलत जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमें दिख रहा है ये इसके साथ नेगेटिव हो रहा है, हमें पता है कि हमने ट्राई किया ये स्पिरिचुअलिटी, हमने ट्राई किया स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इसने हमारी जिंदगी बदल दी, पर इस इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है। इससे क्या हो जाता है? हम गुस्सा हो जाता है, हम अपना एंगर आउटबर्स्ट उस पर निकाल देते, तो वो इंसान हमसे और दूर चला जाता है। वो स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ो, हमसे दूर चला जाता है। यही होता है संध्या, करेक्ट? हाँ, यही हुआ है। करेक्ट। मैंने स्टार्टिंग में भी तुम्हें, जब तुमसे मैंने बात की थी, मैंने ये बात बताई थी कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। ये भगवत गीता का एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। कृष्ण भगवान बहुत स्मार्ट है, उन्होंने पहले ही समझा दिया है। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब करो और सैलरी की अपेक्षा मत करो, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली क्या है कि अपना कर्म टू द टॉप मोस्ट क्वालिटी का करो, to the topmost ability। मतलब if you are trying to nurture a person, if you are trying to guide a person, तुम्हारे कैपेसिटी में जो है उसका बेस्ट करो, और एक सर्कल बना दो, अपने आसपास एक बाउंड्री बना दो कि मैं इतना कर सकती हूँ। उसके बाद forget about that person। वो उस ज्ञान को समझ रहा है, वो उसके बाद उस रास्ते पे चल रहा है, वो सब तुम्हारा हेडेक नहीं है, because you are the spoon of a biryani। Always remember that example। बिरयानी किसने बनाई? कृष्ण भगवान ने बनाई। कर्मा किसके पास है, मतलब पैसा किसके पास है बिरयानी खाने का? उस इंसान के पास है। मैं कौन हूँ? मैं वो चम्मच हूँ जो बिरयानी को बड़े वाले बाउल से लेकर उसके प्लेट तक डालेगा। अब वो बिरयानी खा रहा है, मेरा हेडेक नहीं है, नहीं खा रहा है, मेरा हेडेक नहीं है, बिरयानी को क्रिटिसाइज कर रहा है, मेरा हेडेक नहीं है। मेरा जॉब है वेटर का, दैट इज आई एम स्पून, मेरा इतना ही काम है। अगर उसने बिरयानी वेस्ट किया और मैंने उसको 2 टपली मारी सर पे कि क्यों वेस्ट किया इतना अच्छा बिरयानी, दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। क्या मेरा मालिक खुश रहेगा? मेरे रेस्टोरेंट का मालिक जिसने मुझे वेटर का काम दिया, क्या वो खुश होगा कि तूने मेरे कस्टमर को मारा? वो नहीं खुश होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बेटा वो मेरा हेडेक है, मैंने बिरयानी बनाई। मतलब जो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, द लव हो, व्हाटएवर वी आर टेकिंग फ्रॉम कृष्णा, हम कुछ प्रोड्यूस करने की औकात ही नहीं है हमारे अंदर। वो लेकर हमको सिर्फ एक स्पून का काम करना है, उसको हमको उसके प्लेट पे सर्व करना है, उसके बाद हमको पलट के नहीं देखना है। उस इंसान को वो टेस्ट अच्छा लगेगा, वो दोबारा आएगा रेस्टोरेंट में, हमें दोबारा चांस मिलेगा स्पून बन के उसको सर्व करना बिरयानी। सो डोंट गेट इनटू डूअर मोड इन एनीथिंग। ना स्पिरिचुअल, जब आप मेंटरिंग करो ना उसमें जाओ, ना रिलेशनशिप में जाओ। अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है जो परेशानी में है, उसके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं, आपको लगता है, लेकिन आप ये समझो उन नेगेटिव लोगों के साथ उसका कार्मिक अकाउंट है। जब तक वो उसको फेस नहीं करता है, जब तक वो भुगतता नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ही नहीं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के। आई कैन नॉट बी
an obstacle in his growth cycle. ये दिमाग में बिठाओ, क्योंकि कंट्रोल भगवान ने अपने हाथ में रखा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. I can guide, I can motivate, I can be loving, I can send good positive vibration, पर मैं उसका गला नहीं घोट सकती. मैं गला घोट के उसका सर दीवार पे पटक के नहीं बोल सकती कि तुम सुपर क्लेंजिंग साधना करो, तुम मेरी बात सुनो, तुम उससे दूर रहो, तुम इससे बात मत करो. नो, वी कैन नॉट डू दैट. हाँ, मैं अपने तरफ से मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं अपने आप को एक आइडियल एग्जाम्पल बना के उसके सामने रख सकती हूँ कि सी ये मेरे अंदर चेंजेस आए, सी माई ग्रोथ. उससे वो मोटिवेट हो सकता है पर्सन, पर मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती. फिर हम में और वो रेडिकल रिलीजियस लोगों में क्या डिफरेंस हुआ? आई मीन कहीं ना कहीं दिस इज सेल्फिशनेस. वो इंसान मेरे जैसा बिहेव करे इज सेल्फिशनेस, दिस इज नॉट लव. और अगर हम इसको बोलते हैं कि ये मेरा प्यार है उसके लिए, बिकॉज आई केयर फॉर दैट पर्सन, दिस इज बुलशिट, दिस इज नॉट लव. सामने वाले इंसान से अगर आपको प्यार है, मुट्ठी खोल दो, उसको अपने हिसाब से बिहेव करने दो. You accept that person as that person is. उसके आसपास नेगेटिव है, वो किसी और से प्यार करे, वो किसी और को गुरु माने, वो किसी और को आपसे ज्यादा प्यार करे, let them. हमें उसमें नहीं पड़ना है. हमारा क्या काम है? स्पून का काम है. तो डूअर मोड में जाने से खुद को पेन, सामने वाले को पेन, सबको पेन. मतलब आप जब भी ऐसे डूअर मोड में जाओ, आप सोचो कि आप अपने कस्टमर को टपली मार रहे हो क्योंकि उसने बिरयानी नहीं खाई. ना वो कस्टमर आएगा वापस, ना आपका जो रेस्टोरेंट ओनर खुश रहेगा आपसे, आपकी भी नौकरी जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट अ गुड वेटर, यू आर नॉट अ गुड स्पून. देन यू जस्ट हैव टू सर्व द नॉलेज, द लव, द पॉजिटिव वाइब्रेशन, द मोटिवेशन टू द अदर पर्सन, और फिर मत करो. वी कंटिन्यू देन. भैया कंटिन्यू करिए. पूजा मालवी किसका फ्रेंड है? रिलेशनशिप्स में भी गए, मतलब आपने बहुत कुछ किया, बस आपने वो पढ़ाई नहीं की. तो क्या होगा फिर जब कोर्स खत्म हो जाएगा और आप वापस अपने घर जाने की कोशिश करोगे? आपके पापा बोलेंगे आने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें जॉब मिल सकता है, ना तुम पास हुए हो अपने एग्जाम में. तो हम आए क्यों है अर्थ पे? हम रिलेशनशिप करने आए हैं, हम घर बनाने आए हैं. सबसे फर्स्ट चीज जो मैं आप सबको सिखाती हूँ कि व्हाट इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट इज डेथ, मृत्यु. मृत्यु अंबानी को भी होगी, मृत्यु एक भिखारी को भी होगी, मृत्यु हमारी भी होगी. और मृत्यु के वक्त हम क्या लेकर जाएंगे अपने साथ? आप में से जो लोग बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है स्पिरिचुअलिटी करने को, मुझे बहुत हंसी आती है. आप अपना जॉब, अपना करियर ले जाओगे मरने के बाद, आप अपने 2-4 बच्चे जो आपने पैदा किए वो लेकर जाओगे, आप अपना पैसा लेकर जाओगे, या आप अपना रिलेशनशिप लेकर जाओगे? जिनसे आप प्यार करते हो वही आपको कंधे पे उठाकर शमशान घाट में लेकर जला देंगे. इस रियलिटी को आप समझते हो? इतने जो मोह में आप लोग हो, बाप रे मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये एक प्रॉब्लम आएगी अभी जैसे कोरोना का है, आपका बॉस आपको जॉब से निकाल देगा, वो सोचेगा कि आप कैसे खाओगे, आपके बच्चे कैसे खाएंगे? तो ये टेम्पररी चीजों को लेकर आप जो परमानेंट चीज को साइड ट्रैक कर रहे हो, ये अक्लमंदी है कि बेवकूफी है? What will you take when you die? बस इतना बता दो. जब अलेक्जेंडर मरा था, उसने अपने हाथ खोलकर क्या दिखाया था कि मी बीइंग द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, आज मर रहा हूं पर मेरा हाथ एम्प्टी है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में. उसने ये सीख दी थी. हम लोगों में इतनी अकल है ये समझने के लिए? क्या कर रहे हैं हम? जब हमको कोई मेंटर बोलता है कि आप प्लीज ये एसबीसी में पार्टिसिपेट करो, हम उसको 5-6 बहाने बांध के दे देते हैं कि नहीं मैं तो आज ये कर रहा हूँ, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरे तो ऑफिस है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा तो फलाना, मेरा तो ढाना का है. उससे उस मेंटर का फायदा होगा वो करके. आप लोग अगर स्मार्ट हो तो आप आज के आज सोचो, अगर आज विद इन 5 मिनट्स आपकी मृत्यु आती है, व्हाट विल यू टेक विथ योरसेल्फ? क्या लेके जाओगे? और आपका रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा? रिपोर्ट कार्ड तो बनता है ना, हर कोर्स के बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, चाहे आप KG1 में हो या आप 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप मास्टर्स में हो. उसमें जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसमें अंडा अंडा अंडा, आपने घर कितना साफ किया उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपने अपने फैमिली के लिए कितने डिशेस बनाए उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे.
आप खुद सोचो, मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन कि आपने दूसरों के लिए कितना जिया। दूसरे मतलब आपकी फैमिली नहीं होती है, दूसरे मतलब होते स्ट्रेंजर्स। उनके लिए आपने क्या किया? आपने क्रिएटर का नाम खुद कितने बार लिया, कितने बार आपने उनको आई लव यू बोला, कितने बार आप ग्रेटफुल रहे उनके लिए, और कितना आपने क्रिएटर का नाम स्प्रेड किया। आपका संस्कार, यू विल टेक योर कर्मा एंड योर संस्कार विथ यू। तो क्या आप अपने कर्मा और संस्कार पे फोकस भी कर रहे हो? अगर आप ये कहो कि मुझे अपना कर्मा बढ़ाना है, अग्रीड, कर्मा बढ़ाना है, बट अगेन दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फिशनेस। यहाँ पे अभी जैसे योगिता ने बोला, जो मैं भगवत गीता में सिखाती हूँ कि मैं आपको बस प्यार करती हूँ प्रभु, मुझे और कुछ आता ही नहीं करना। Isn't that is what is required? क्रिएटर को आपके 4 अगरबत्ती 5 नारियल नहीं चाहिए, उसके पीछे का भाव चाहिए। हाँ, आप भाव प्रकट कर सकते हो नारियल देख के। क्या बोलोगे कि प्रभु आप ही की चीज है, आप ही को देख के मैं आई लव यू बोल रही हूँ। मतलब आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हो, सपोज 5 रुपए देते हो पॉकेट मनी, वो 5 रुपए से वो ग्रीटिंग कार्ड खरीद के लाया, ये एक फूल लेकर आपका आके बोलता है हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे पापा। तो व्हाट विल यू, आपको 5 रुपए का फूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसके पीछे का उसका इंटेंशन एंड लव इज इम्पोर्टेंट? ये समझो, उसके पीछे का इंटेंशन इम्पोर्टेंट है ना। सो अगेन, तो भगवान को क्या चाहिए? आपका 5 रुपए का फूल चाहिए कि आपका लव चाहिए? आपने पूरी जिंदगी भर क्रिएटर से प्यार ही नहीं किया, जिसने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया, तो आप क्या किया आपने? जैसे आप आए, ये कोर्स के लिए आपने एनरोल किया, अपने बाकी सारे फालतू काम किए, बस वो पढ़ाई नहीं की, तो क्या हुआ? आपका पूरा 3 साल वेस्ट, 4 साल वेस्ट। तो उसी तरह आपका इनकारनेशन वेस्ट होता है। इसको दिमाग में बिठाओ, बी स्मार्ट। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑप्शनल, यही करने हम आए हैं यहाँ पे, यही करना है हमको। दिस इज आवर लाइफ। हाउ कैन यू से आई डोंट हैव टाइम फॉर माय ब्रेथ? मतलब आप सांस लेने के पास आपके पास टाइम नहीं, सांस लेने को आप बोल रहे हो बेसिकली। तो क्या होगा आपका? दिस इज अ स्पिरिचुअल सुसाइड। इतना आपको नहीं समझता है, अभी तक आप सबको नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं रिपीटेडली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप उसमें भी आप मेरी क्लेंजिंग देख रहे हो, मेरा प्यूरिफिकेशन देख रहे हो, मेरा कर्मा देख रहे हो। दोज आर द बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट समझते हो? मतलब ये करने से ये होता है, ठीक है? मतलब आप अगर खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन खाना खाना इज नॉट ऑप्शनल। खाना है ही आपको। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑप्शनल। ये बात मैंने समझाई है। तो बीजी सेशन देखिए, मैं एक और डिक्लेरेशन कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम के सेशन से मैं मैक्सिमम अटेंड करने की कोशिश करूंगी। सो ट्राई टू ब्रिंग मोर पीपल जो आप जिनको जानते हो, और प्लीज सेशन सुनकर आओ, सेशन सुनकर आओ, सो दैट सेशन सुनने के बाद आपको जो डाउट्स हो आप यहाँ पे वो पूछ सको, तो सो दैट वो सेशन आपके दिमाग में प्रॉपरली बैठ जाए। अदरवाइज आपको लगता है कि यहाँ पे बस डिस्कशन होगा, आपको ना ABCD पे नहीं पता है सेशन का, ठीक है? आपको पता ही नहीं कि सेशन में मैंने क्या बोला है, तो फिर आप सेकंड लेवल पे कैसे जाओगे? आप पहले सेशन सुनोगे, उसको आप डिसिफर करोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे, तब जब हम लोग आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे तब बात बनेगी ना। हाँ, तो अब तक अगर आपको नहीं समझा है कि स्पिरिचुअलिटी क्यों करनी है, देन आप क्या कर रहे हो इतने दिनों से? आई एम टॉकिंग टू द सीनियर मेंबर्स। जो नए लोग हैं, आप लोग डरो मत, मैं सीनियर्स को डांटती हूँ, क्योंकि आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट, आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर दैट, एंड इट्स हाई टाइम कि अब इन सबको समझ में आए। सो ऑल द सीनियर मेंबर्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू कि इट इज जस्ट लाइक यू टेकिंग अ ब्रेथ, मतलब आप सांस ले रहे हो, सांस लेना ऑप्शनल नहीं है, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी ऑप्शनल नहीं है। अभी समझा सबको? अभी कोई डाउट है? ग्लो, कोई बताएगा प्लेन क्या होता है? हम लोअर प्लेन में फंस जाएंगे का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ भी समझा है लोअर प्लेन में? न्यू पीपल जरा मुझे बताओ।
हम लोअर प्लेन में फंस जाएंगे का मतलब क्या होता है? हम अभी कौन से प्लेन में है जो हम नीचे के एरोप्लेन में फंस जाएंगे? आप लोगों ने मेरा पोस्ट देखा है फेसबुक पे जिसमें मैंने डिफरेंट प्लेन्स समझाए हैं। हमें क्या लगता है सिर्फ अर्थ ही एक है, सिर्फ अर्थ में ही रहते हैं सब लोग? हमारे आसपास ऊपर नीचे बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे सीडी, अगर आपने सीडी रैक देखी होगी तो सीडी के ऊपर सीडी, सीडी के ऊपर सीडी किस तरह के होते हैं, तो वैसे आप आजू बाजू ऊपर नीचे सारे सीडीज को इमेजिन करो, वो एक एक प्लेन होता है। अब अगेन स्पिरिचुअलिटी इज ऑप्शनल और नॉट। सपोज आज आप अब बहुत दानवीर पर्सन हो, आप अपना पैसा दान करते हो, खाना दान करते हो, गरीबों की सेवा करते हो, बट अपनी जिंदगी में आप खुश नहीं हो, आप दुखी हो। हाँ, दुखी क्यों? क्योंकि आपको प्यार नहीं मिला या व्हाटएवर, साथ नहीं मिला किसी का, आप अकेले हो, लोनली हो। अगर आज आपकी मृत्यु हो जाती है, आप भले आपने सब कुछ अच्छा किया है, पर अपने दुख के वजह से आपकी सोल अर्थ प्लेन से निकलकर लोअर प्लेन्स जिनको कहा जाता है नरक या हेलिश प्लेन में जाके फंसेगा, बिकॉज आप दुखी होकर मरे। तो अब आप अगर मतलब सिर्फ दुखी है, मतलब किसी का नुकसान नहीं किया आपने, सिर्फ दुखी होने से अगर आप इतने नीचे जा सकते हो, तो सपोज आप अपने मन में ग्रज पालते हो। सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल जो वेरी कॉमन है। आप एक मैरिड रिलेशनशिप में थे, आपके स्पाउस ने आपको हर्ट किया, उसने आपके लिए गलत किया, व्हाटएवर, आपका डिवोर्स हो गया, व्हाटएवर इट इज, लेकिन जब भी आप उसके बारे में सोचते हो दिल में चिढ़ मचती है, घृणा आती है, गुस्सा आता है। वो लाला लाला करके हायर प्लेन में चला जाएगा, आप लोअर प्लेन में फंस जाओगे बिकॉज ऑफ दैट ग्रज। धूल आपकी बॉडी पे है ना। देखो, किसी ने आपके ऊपर कीचड़ फेंका, वो किसी ने फेंका, ठीक है, लेकिन आप जब किसी और के सामने जाओगे, वो इंसान आपको देख के बोलेगा अरे किसने कितना गंदा ड्रेस पहना हुआ है। तब आप तो सबको नहीं बता सकोगे अरे उसने फेंका था कीचड़, मैंने नहीं किया, उसने फेंका। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो कीचड़ को साफ करूं मेरे ऊपर से? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मेरे ड्रेस पर अगर गंदा कुछ लगा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे दिल में अगर अनफॉरगिवनेस, ग्रज, गुस्सा, जेलसी, एंगर, हेट्रेड, सैडनेस, डिप्रेशन है, तो मैं लोअर प्लेन में चली जाऊंगी। बिकॉज जैसा देश वैसा भेष, लोअर प्लेन में ऐसे ही लोग रहते हैं। हायर प्लेन में कौन रहते हैं? हैप्पी हैप्पी लोग। इफ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आपके लोअर इमोशंस क्लीन आपने नहीं किया, उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया, आप जहाँ बिलोंग करते हैं वही जाएंगे, दैट इज लोअर। लोअर में आप बिलोंग करते हैं। अगर आप में ये चीज है कि मैं आपके अंदर आपने सबको फॉरगिव कर दिया, कैसे फॉरगिव किया? एक ही सेंटेंस बोलना है, मैं डिजर्व करती थी, इसने मेरे साथ हुआ, मेरा कर्मा ऐसा था, मैंने उसको पास्ट में हर्ट किया, उसने आज इस जन्म में मेरे को हर्ट कर दिया, मेरे को गुस्सा होने का कोई हक ही नहीं है। बात खत्म। वहीं खत्म करो चीज को, ब्लेस करो कि तुम खुश रहो, मैं भी खुश रहती हूँ, बस। तो क्या कर लिया आपने? आपने वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट के चेन से खुद को निकाल लिया। अब हर जन्म में उससे मिलोगे नहीं, अदरवाइज आप फिर नेक्स्ट जन्म में उससे मिलोगे। तो मैंने इस सेशन में शायद भूत प्रेत के बारे में भी बोला होगा, आई डोंट रिमेम्बर द सेशन। भूत प्रेत क्या होता है? डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास आज फिजिकल बॉडी है, हमारे बहुत सारे बॉडी होते हैं। फिजिकल बॉडी होता है, एस्ट्रल बॉडी होता है, एनर्जी बॉडी, एथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, ऐसे डिफरेंट बॉडीज होते हैं। जब हम मर जाते हैं सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी मर जाता है, बाकी सारे बॉडीज इंटैक्ट रहते हैं। तो वो जिनका फिजिकल बॉडी नहीं है, वो सोल, ह्यूमन सोल जिसका फिजिकल बॉडी नहीं है, वो प्रेत बेचारा, उसका तो फिजिकल बॉडी में नहीं, उससे क्या डरना, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा वाला प्रेत नहीं बनना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर लोअर इमोशंस रहते हैं तो फिर हम ऊपर भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सामने वाला हमें हर्ट करे ना करे, अब उससे फर्क पड़ रहा है क्या? काम किसे करना है? काम मुझे करना है, मुझे अपनी सफाई करनी है, मुझे अपने थॉट्स अलाइन करने हैं। वो तो हर्ट करके पार्टी करने चला गया, मैं उस हर्ट को रिपीटेडली याद कर करके खुद को हर्ट कर रही हूँ। उसने एक बार बुरा किया, मैंने 1000 बार खुद के साथ बुरा किया।
Okay, हमें less than a minute है. We will relog in, please. Your voice is breaking. So I'll just continue. Let uncle write on the chat. ये तो तुम्हारा है ना. आज से आज हर्षिला डिसाइड करोगे तुम कि मुझे कोई भी मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं कर सकता. That's it. Done. अगर लगे कि तुम्हारा पीस जा रहा है तो फट से पकड़ के खींच के लेकर आओ. मुझे नहीं होना परेशान, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना. दिस इज पॉसिबल. हाँ, दिस इज पॉसिबल. सामने वाला क्यूटी पाई है. क्या है? क्यूटी पाई. हाँ, तुम्हारा हस्बैंड बहुत क्यूट है. क्यों? क्योंकि बेचारे अपना स्ट्रगल कर रहे हैं. उनकी अपनी परेशानी होगी, उनके अपने लोअर इमोशंस होंगे. उनका तो ऐसा ग्रुप भी नहीं है, उन्हें तो समझाने वाला भी कोई नहीं है. ठीक है ना? मैम आज वो भी हैं तो सेशन में सब हैं. आज पूरे सेशन में वो भी साथ में हैं. अभी है वो? जी माँ है. अच्छा, तो वो तो बहुत क्यूट है. फिर देखो तुम्हारे साथ सेशन भी अटेंड करने लगे. कैन वी से हेलो टू हिम? बिल्कुल माँ. हेलो माँ. हेलो. देखिए, आप तो बहुत अच्छे हो. आप हर्षिला की बात सुनकर सेशन भी आए हो. तो आप दोनों का जो भी चल रहा है, इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड. सिर्फ प्यार बढ़ाना है, सिर्फ एक दूसरे को कोऑपरेट करना है. आप भी थक के आते हो बाहर से. आप भी चाहते हो हर्षिला आपकी कंफर्ट जोन बने. और हर्षिला को थोड़ा पैम्परिंग चाहिए होता है. तो थोड़ा आप भी पूछी पूछी कर दो उसको. बस सब बढ़िया. राइट. और आप आओ हमारे फेसबुक के एसबीसी में पार्टिसिपेट करो. दोनों मिलकर कर्मा बनाओ. श्योर, आई विल. जी माँ. हाँ, एक दूसरे की परेशानी समझनी है. देखो, हर एक इंसान इज फाइटिंग देयर ओन वॉर. देखो, वो तुम्हारे हस्बैंड अगर परेशान नहीं हो तो वो क्यों परेशान करे तुम्हें? तुम परेशान ना हो तो तुम क्यों उनको परेशान करो? तो दोनों खुश रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. उनको लेकर आओ, सोल पीस ग्रुप में लेकर आओ, फेसबुक ग्रुप में. हाँ, उनको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कराओ और एसबीसी में पार्टिसिपेट करना शुरू करो. भैया बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है. सिर्फ 7 प्रैक्टिसेस करने होते हैं और वो आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगता नहीं है. आप अपने आत्मा के लिए आधा घंटा निकाल सकते हो, किसी और की आत्मा के लिए नहीं. वेरी गुड. मैं आपका नेक्स्ट वीक से मैं आपका अपडेट पे ध्यान रखूंगी. बिल्कुल माँ, मैं कराती हूँ माँ. हम साथ में करेंगे माँ. वेरी गुड. देखो, दोनों मिलकर सेशन करो. इससे बढ़िया क्या हो सकता है? दोनों ग्रो करोगे, दोनों के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे. और यू बोथ आर लवली कपल यार. कितने क्यूट लगते हो दोनों एक साथ. थैंक यू. क्या करती है? इधर दर्द उधर दर्द करती रहती है. लोग एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ यू दिस दैट. अगर हम लोग एज पर किसी और के नीड सेल्फ लव रखते हुए किसी और को दुख ना पहुंचे, इसलिए अगर हम अपने आप को कहीं ना कहीं उसके जैसा मोल्ड करने की कोशिश करें, नॉट एंटायरली, अपना सेल्फ तक बनाते हुए रखते हुए, अगर हम किसी और को दुख ना पहुंचे इस बात की कोशिश करते जा रहे, लेकिन फिर भी अगर वो कंटेंटेड नहीं है हमसे, सो देन फिर क्या करना चाहिए? वो उन कोशिशों को बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर वो कोशिशें यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, मतलब फॉर एग्जांपल तुमने अपना सेल्फ लव रखा और सामने वाले की कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि तुम उसे ज्यादा टाइम दो. ज्यादा टाइम देने की वजह से अगर तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस नहीं कर पा रही हो, अपने जॉब पे नहीं कर पा रही हो, घर पे नहीं कर पा रही हो, देन इट इज डेट्रीमेंटल इन द लॉन्ग रन. तो तब नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर सब कुछ एडजस्ट हो जा रहा है, थोड़ा मोल्ड कर रही हो, तो नथिंग इज रॉन्ग इन दैट. थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, ना तो हम सब अकेले रह जाएंगे. ओके, ठीक है. लेकिन इफ इट इज डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड और उसके वजह से सबसे एक ही हमेशा दिमाग में याद रखना, क्या वो मेरी स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट कर रहा है, देन इट हैज टू स्टॉप. आई कैन नॉट डू इट बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट थिंग जो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. ओके, गॉट इट. बाकी का कुछ इशू नहीं है. और वैसे भी हम, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं और ये एम भी नहीं है. भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कि सबको खुश करो. सो दैट इज इट. Okay, any more questions? Can we end the session then?
I've just put it on the chat. I'm sure you must have read it. Yeah. Okay. So, uncle, basically, 90% of departed souls are in lower planes. And how does the universe evolve? So, what happens is, क्या होता है कि यूनिवर्स का एक साइकिल होता है. जैसे 4 युग, मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग खत्म हो जाता है, यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो जब वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है, फिर से न्यू यूनिवर्स बाद में क्रिएट होता है. तो जब डिस्ट्रॉय होता है, सारे सोल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर, मतलब नॉट इन एयर, वॉइड में सस्पेंड हो जाते हैं. मतलब बॉडीज तो खत्म हो गए, आत्माएं सस्पेंड हो जाती है. और उसके हिसाब से फिर से जब न्यू यूनिवर्स बनती है, बॉडी को वो जगह पर उनके कर्मा के हिसाब से फिर से प्लेस कर दिया जाता है. लेकिन ये सब में एक क्या होता है, अर्थ इवॉल्व होता रहता है. मतलब अर्थ जो है, अब जब अर्थ डिस्ट्रॉय होगा तो 70% ऑफ सोल्स जो अर्थ पर है, सिर्फ वही नेक्स्ट अर्थ पे जा सकेंगे. 30% विल नॉट मेक इट, बिकॉज उनका उस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी वो टच नहीं कर सके. अगर आप लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बुक पढ़ो तो उसमें भी ये इंफॉर्मेशन है, थियोसॉफिकल बुक्स में भी ये इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो अर्थ इवॉल्व होगा, बिकॉज अर्थ एवरीथिंग इज इवॉल्विंग. ये एक पूरा चेन टाइप का है. आई थिंक इसको क्या कहते हैं, मून चेन या समथिंग कुछ तो कहते हैं, मून चेन कहते हैं. तो अभी हमारा जो अर्थ है वो इवॉल्व होके जो नेक्स्ट अर्थ होगा, तो फॉर एग्जांपल सोल्स लाइक हिटलर एंड ऑल विल नॉट गेट एन एडमिशन. मतलब वो उस अर्थ में उनको नहीं दिया जाएगा प्लेस, उनको फिर लोअर प्लेन्स में ही प्लेस दिया जाएगा. ठीक है, दैट इज वो उस टाइप से होता है. तो अगर यूजुअली 90% लोग लोअर प्लेन्स पर रहते हैं, इसीलिए ये चीज कहा गया है. 70 और 90 में ये सब थोड़ा सा नंबरिंग में फर्क हो सकता है, लेकिन इसलिए इतनी ज्यादा मेहनत. अब अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूजुअली अभी एवरीबडी कोशिश कर रहा है स्पिरिचुअल होने का, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हो रहा था. तो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अभी लिटरली टाइम आ जा रहा है, हम कलयुग में ऑलरेडी एंटर कर चुके और कुछ सालों में कलयुग विल बी ओवर. तो मैक्सिमम सोल्स बेनिफिट कर सकते हैं कलयुग में. कलयुग इज अ टाइम वेयर मैक्सिमम सोल्स कैन डू स्पिरिचुअलिटी. तो इसीलिए सारे साधु संत, इसीलिए सारे स्पिरिचुअल पीपल कोशिश कर रहे हैं टू स्प्रेड स्पिरिचुअलिटी. सो लेट्स टेक दिस एज एन एडवांटेज. अपना हम एनर्जी सुधारे, लोअर इमोशंस को गेट रिड करें, सो दैट हम वो 90% में एटलीस्ट ना गिने जाए. हम नेक्स्ट अर्थ में भी इवॉल्व होके जा सके, या कम मेरा तो एम है सबको लेकर डायरेक्ट गोलक वृंदावन पहुंचाने का. मैं ये अर्थ एवोल्यूशन और ये यूनिवर्स ग्रेजुएशन में आप लोगों को घुसा ही नहीं रही. वो सब में बहुत टाइम लगता है. यूजुअली एक यूनिवर्स से हम ग्रेजुएट करके नेक्स्ट यूनिवर्स में पहुंचते हैं, बट मेरा एम है कि आप 6 मार के डायरेक्ट गोलक वृंदावन पहुंचो, सो दैट आपको जन्म ही ना लेना पड़े. आप ये 5-4 चीजों से मुक्त हो जाओ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. ये 4 चीज जो हमेशा आपको अफेक्ट करती है, उससे आप मुक्त हो जाओ. राजीव जी, ठीक है, आई विल टॉक टू यू. जी माँ. अलग से मैं आपसे बात करूँ. जी माँ. जी ठीक है, श्योर. जी माँ. मैं पूछना चाह रही थी, मोनिका जी कौन है?